हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर से हम लोग हमारा प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस जो टॉपिक है इसको पढ़ रहे होंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ भी ऐसा बहुत भयंकर सा कॉन्सेप्ट नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा बिल्कुल ही नया सा कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, पर इसको देख के डरो मत, बहुत ही आसान है। अच्छे से समझा दूंगा एक एक पॉइंट को। ठीक है, इतने अच्छे से समझा दूंगा कि अगर दूसरे के लिए टफ भी हो ना, तो मेरे से अगर आप पढ़ रहे हो तो इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि ये आप लोगों को बहुत आसान लगेगा टॉपिक। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, अच्छे से कंसंट्रेशन से देखो जो भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ही हम इस प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई थ्योरी समझने जैसा कुछ लगा नहीं मुझे, तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो हम 3 क्वेश्चन लेंगे लगभग, तो वो 3 क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो 3 ही क्वेश्चन देखना और उसमें आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो तीनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों अच्छे से देख लेना। और ज़्यादा लंबे और इसका बहुत बड़ा सा वीडियो नहीं बनने वाला है कोई, तो आप लोग जल्दी देख के इसको टॉपिक को बहुत जल्दी कंप्लीट भी कर लोगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारा द फॉलोइंग टेबल गिवन द वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक करंट ओवर अ पीरियड। ठीक है, तो हमें टाइम दे रखा है, ठीक है, सेकेंड्स के अंदर। जो हमें एक टाइम दे रखा है 0 टाइम में, फिर T/6 टाइम में, फिर T/3 टाइम में, T/2 टाइम में, फिर 2T टाइम में, और ये 3 टाइम में, 5T/6 टाइम में, और फिर T टाइम में। और हमें नीचे वैल्यूज़ दिख रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैं पढ़ नहीं रहा, आई होप कि आप लोगों को ये वैल्यूज़ क्लियरली दिख रहा होगा एक एक चीज़। तो अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है इसके साथ जो हमें दे रखा है। So that there is a direct current part of 0.7 ampere in the variable current and obtain the amplitude of first harmonic। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट करंट पार्ट निकालना है वेरिएबल करंट से, और उसके बाद हमें एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये जो पार्ट है जी, ये जो क्वेश्चन में हमें कह रहा है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नया है। तो बस मैं कह रहा हूँ ना, वीडियो के लास्ट तक बने रहो, बहुत ही आसान है, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो ये हमारा एक एग्जांपल से कहूँ तो अब तक हम लोग फोरियर सीरीज करते थे ना, इसको मान लो कि ये f(x) है और सॉरी f(t) है, और ये मान लो कि हमारे पास t का कोई फंक्शन हमारे पास है। जैसे अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि हमें 2t फंक्शन दे दिया और यहाँ पे f(t) है, इसको हमें कैलकुलेट करना है इस तरह से। तो बस इस तरह से समझ लेंगे और हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं इसमें ऐसा क्या करना है हमें। तो ये चीज़ तो समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं हमारे फोरियर सीरीज फंक्शन इज गिवन बाय। तो फोरियर सीरीज का जनरल जो फार्मूला होता है वो यही होता है, a0/2 समेशन n = 1 to infinity an cos 2n pi x अपॉन b माइनस ए, और प्लस समेशन n = 1 to infinity bn sin 2n pi x अपॉन b माइनस ए। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, b माइनस ए को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, अब b माइनस ए को फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि ये t का काम है और ये f(t) का काम है। तो हम t का रेंज देख लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, ये 0 है, और एंड पॉइंट क्या है हमारे पास, t है। ठीक है, इंटरवल 0 से t इंटरवल है ये। देखो, इसको a b नाम देते हैं और b माइनस ए कर रहा है, तो हमारा t-0 मतलब t, हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, b माइनस ए का t। तो हमने क्या किया, b माइनस ए में t को सब्सिट्यूट कर दिया। क्लियर है ना ये? देखो, जो b माइनस ए को हमने इन दोनों में t सब्सिट्यूट किया और इस समेशन को बस ओपन करके लिख दिया, मतलब n = 1 पहले नोट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1, और फिर n = 2 इसको ओपन करके, और यहाँ पे n = 1 तो यहाँ पे b1, और n = 2 तो यहाँ पे b2। तो इस तरह से हमने नोट करके सिंपली इसको लिख दिया। और इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो, हमें क्वेश्चन में कह रहा है शो डैट द डायरेक्ट करंट पार्ट ऑफ 0.7 एम्पेयर इन द वेरिएबल करंट। ठीक है, तो जो डायरेक्ट करंट पार्ट है ये आप लोग ध्यान में रखना, याद रखना कि जो हमारा डायरेक्ट करंट पार्ट जो है, जो वेरिएबल करंट है, उसका मतलब हुआ हमारे पास ये, हमें a0/2 वैल्यू इसकी इक्वल हमें करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग, a0 हमारा इसकी a0/2 हमारा इसकी इक्वल है। ये जो डायरेक्ट करंट पार्ट बोलते हैं, इस पार्ट को डायरेक्ट करंट पार्ट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमें कह रहा है यहाँ पे, ऑब्टेन द फर्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। ये लाइन देखना, एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब होता है कि ये सिर्फ n = 1 वैल्यू पे, ये दोनों टर्म दिख रहे हैं ना, n = 1 वैल्यू पे हमें बस फाइंड आउट करना है। जहाँ फर्स्ट हार्मोनिक दिख जाए क्वेश्चन में, बस समझ जाना n = 1 तक ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, और n = 1 तक हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम इस एक्सपेंशन में बात करें तो इस एक्सपेंशन में n = 1 टर्म बस ये है, तो ये टर्म हमें नहीं फाइंड आउट करना है। ये टर्म हमें फाइंड आउट करना है, बी वाले में एक n = 1 वाला टर्म ये है, ये भी हमें फाइंड आउट नहीं करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये टर्म और ये टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इन दोनों टर्म को क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को हम लिख लेते हैं। तो इन दोनों टर्म को हमने लिख लिया, हमें जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें करना है वो क्या करना है कि हमें a0
A1 और A0 A1 और B1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है हमें कि फर्स्ट हार्मोनिक, तो इसका मतलब मैंने समझा दिया कि फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब ये हो गया कि ये 1 वाला, बस ये समेशन वाले सीरीज में बस n=1 वाले को कैलकुलेट करो, बात खत्म, ये फर्स्ट हार्मोनिक। लेकिन यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट हार्मोनिक नहीं, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक निकालना है। तो सिंपल सा मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक का कि फर्स्ट हार्मोनिक में एक A=1 और A=1 और B=1 पे हमने कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब यही हुआ कि A1 का स्क्वायर और फिर प्लस B1 का स्क्वायर का रूट। तो बस ये होता है एम्पलीट्यूड का मतलब। हमें क्या करना है, इसमें A1 A2 पुट कर, ये A1 B1 पुट करना है, और ये हमारे पास सेकंड वाले का आंसर होगा। और ये जो हमारे हैं A0 के वैल्यू हम लोग जब उसकी इक्वल करेंगे 0.75 एम्पेयर दे रहा है तो उसके इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है A0 का, तो ये क्या है। तो देखो इसका मतलब होता है हमारा A0 का 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ f(x) इन 0 to 2 पाई, ठीक है। तो मीन वैल्यू ऑफ f(x) इन 0 to 2 पाई, ये लाइन समझना अच्छे से कि हमें मीन वैल्यू ऑफ f(x) निकालना है 0 से 2 पाई में। तो हमारा बात करते हैं f(x), ठीक है। तो 2 इंटू ये समेशन a और अपॉन जो हमारा ये है, तो ये हमारा ये समेशन ऑफ क्या है, ये हमारा समेशन ऑफ a है। तो a क्या है दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में समेशन a हमें करंट दे रखा है एम्पियर के अंदर, और यहाँ पे समेशन में हमें करंट दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में करंट के अलावा कुछ और भी दे सकता है, इसलिए मैं करंट स्पेसिफाई करके बोल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे A1 की, तो ये मीन वैल्यू ऑफ f(x) cos x, ठीक है, इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। तो मीन वैल्यू ऑफ कहाँ गया हमारा, ये जो समेशन a है cos 2 पाई t/t। तो इस तरह से हमें समेशन करना है इस टर्म का। देखो अगर हम आते हैं हमारे इक्वेशन पे, तो हमें जो कॉस का जो टर्म दिख रहा है 2 पाई t/t यही दिख रहा है ना, तो हमें इसको a के साथ मल्टीप्लाई करके हमें समेशन करना है। ये फार्मूला याद रखना बस, और कुछ नहीं। b1 = 2 इंटू समेशन ऑफ a साइन, जैसे अब b1 के साथ साइन होता है ना, तो b1 के साथ जो साइन होता है तो वो हमारा साइन वाला टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, a के साथ समेशन करना है, ठीक है। मतलब करेंट इंटू दिस टर्म, जैसे अगर हम बात करें करेंट इंटू दिस टर्म, और जितने भी टर्म होंगे वो सबको सम करना है। अभी ग्राफ दिखा, मतलब एक टेबल दिखाता, उससे समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ है, और इसमें हमें जो टी टाइम है ना, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0, t/6, t/3, t/2, 2t/3 और फिर 5t/6। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेरे बताना था मेरे को कि ये जो n होगा ना, इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग 6 लेंगे, ठीक है। अब n का वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा कि 6 लेना है, वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। n जो है ना यहाँ पे, ये है हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो हमें 6 लेना है। और वो 6 क्यों लेना है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे टर्म्स की, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये 1.98 वापस रिपीट हो गया, देख रहे हो, रिपीट हो गया वापस। तो इसका मतलब है कि यहाँ के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है, इसके बाद फिर 1.98 आया, इसके बाद 1.30 आएगा बाद में, इस तरह से आगे सेम आएगा। तो रिपीटेशन जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वो चीज़ हमें नहीं लेनी है, मतलब हमें यूनिक टर्म्स लेने हैं बेसिकली। तो इसके बाद तो रिपीटेशन होगा, तो हमें सिर्फ इतने टर्म को लेना है। तो ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमें सिर्फ 5t/6 तक ही जाना है, वहाँ पे t तक नहीं जाना हमें, क्योंकि उसके बाद हमारा सेम ही बात है। तो हम यहाँ पे 6 टर्म हो गए टोटल, तो n = 6 हो गया मेरा इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन में भी हम काउंट करेंगे, बाकी में हो सकता है कि हमारा वैल्यू यहीं तक दे क्वेश्चन में और हमें ये चीज़ दे ही ना, तो हम डायरेक्ट देख लेंगे कि इसके आगे कोई मैच नहीं कर रहा है वैल्यू, मतलब हमें यही टर्म 6 अपने आप, मतलब यहाँ पे तो फिर भी हमें कैंसिल करना पड़ा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक दिया होता तो हम इन 6 को आराम से ले लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे टेबल की। देखो तो टेबल में अगर हम आते हैं तो हमें ये टाइम तो क्वेश्चन में दे रखा है, और ये हमारा करंट क्वेश्चन में दे रखा है, और इसके जो बीच में हमने cos 2π/t की वैल्यू निकाली है, वो इसलिए निकाली है क्योंकि हमें A1 निकालने के लिए हमें करंट तो हमें बस पता है जो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन cos 2π/t और sin 2π/t हमें नहीं पता है ना, तो हमें वो भी फाइंड आउट करना होगा ना। तो जो cos 2π/t/t है, स्मॉल t, ठीक है, तो स्मॉल t जो यहाँ पे हमें वैल्यू स्मॉल t की दे रखी है, इसमें जब स्मॉल t को हम 0 पुट करेंगे तो ये तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अगर हम बात करें t/6, तो देखो यहाँ पे अगर t/6 पुट करोगे तो ये कैपिटल T/6 है, मतलब यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी पुट कर लो। अगर देखो यहाँ से समझाता हूँ, 2π/, और स्मॉल t की वैल्यू में t/6 दे रखी है फर्स्ट में,
जो वहाँ पे टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो ये टी से कैंसिल, ये 6 नीचे आएगा, ये 2 3 6, तो π/3। तो क्या बचा हमारा यहाँ पे cos π/3 रह गया, जिसका वैल्यू हमने पहले यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे क्या आया π/3। तो जब t/3 को पुट करोगे इस स्मॉल टी में तो तुम्हें मिलेगा 2π/3, और जब t/2 को पुट करोगे तो पाई मिलेगा, और 2t/3 को पुट करोगे तो 4π/3 मिलेगा, और 5t/6 को पुट करोगे तो 5π/3 मिलेगा ये। और यही सारा एंगल यहाँ पे कॉस में डालना है, और फिर यही एंगल साइन में डालना है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेटर जो एग्जाम्स वगैरह में अलाउ होता है उस कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, वरना वैसे भी सिंपल वैल्यूज़ हैं, ये खुद भी अगर ध्यान में रख लोगे तो अच्छी बात है, वरना सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करके हम इससे वैल्यू हमारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है तो सिंपल कैलकुलेटर एग्ज़ाम में कर लो, वो साइंटिफिक नहीं, सिंपल, अगर साइंटिफिक अलाउ नहीं करते तो हम बात करते हैं हमारा। तो यहाँ पे देखो वैसे सिंपल वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज ज़्यादातर याद रहती है। ये जो cos π/3, π/3 पाई का मतलब क्या होता है 180, और 180/3 कितना होता है 60। तो cos 60 डिग्री हमें पता है 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या हो गया 0.5। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है π/3 मतलब 60 × 2 तो 120, तो cos 120 होता है मेरा -1/2। यहाँ पे माइनस इस तरह से पाई को पुट किए तो हमें डिफरेंट एंगल मिल गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो ये वैल्यू होता है ये cos 60 sin 60, वो क्या होता है हमारा sin 60 होता है हमारा √3/2। तो देखो √3/2 जो होता है तो उसके वैल्यू हमें पास कैलकुलेट करने के बाद ये आता है पॉइंट में। तो इस तरह से अलग अलग एंगल पे हमें दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। और क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, a × cos वाला टर्म और a × sin वाला टर्म का समेशन। तो क्या करते हैं, a × cos वाला टर्म, ये देखो ये जो a है इसको cos वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू आता रहेगा इस तरह से नीचे तक। ठीक है, अब बात करते हैं a × sin। तो ये यहाँ दिख रहा है और साइन वाला टर्म यहाँ दिख रहा है। तो ये पहला टर्म पहला टर्म इससे, फिर दूसरा टर्म इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और फिर इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे वैल्यू आएगा। और हमें समेसन चाहिए, बेसिकली हमें क्वेश्चन के अंदर इसका समेसन चाहिए, इसका समेसन चाहिए, और इसका समेसन चाहिए। देखो समेशन ऑफ a, समेशन ऑफ a × दिस, समेशन ऑफ a × दिस। तो हमारे पास सब आ चुका है, ये और इसका समेशन कर दिया। तो समेशन और इन सबको ऐड करोगे तो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे इसकी a की, समेशन ऑफ a की 4.5, और समेशन ऑफ a cos 2π/t की वैल्यू मिलेगी 1.12, और समेशन ऑफ a sin 2π/t की वैल्यू मिलेगी 3.014। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू तुम्हें समेशन पे मिल गई। अब क्या करना है, अब बस अब ख़त्म, मतलब अब समझ लो कि अब कुछ बचा ही नहीं। जैसे ही ये वैल्यू आया ख़त्म, मतलब सॉल्यूशन ख़त्म। बस हमें क्या करना है 4.5 जो a0 है ना, ये जो समेशन ऑफ a हमें है इसमें हमें 4.5 पुट करना है, और उसके बाद हमारी जो 1.12 वैल्यू आया है इसका, इसमें हमें पुट करना है। और n की वैल्यू मैंने बताई आपको कैसे 6 आएगी क्वेश्चंस के अंदर, तो इस तरह से पुट करो। और इसके बाद वैल्यू को 1.5 यहाँ पे आ गया, ये 2 3 जा, और ये 3 को 4.5 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ गया। इस तरह से 3 टाइम्स, और ये इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी 0.373, और फिर 2 3 जा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल रही होगी। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमें जो डायरेक्ट करंट की वैल्यू, डायरेक्ट करंट पार्ट हमें ये पूछी थी। ठीक है, तो हमारे पास a0/2 की वैल्यू क्या है 1.15। ठीक है, और अपॉन 2 a0/2 की वैल्यू चाहिए थी ना, और a0 की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है ना, और क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी। तो हमें हमने जब इसको ये मैच किया तो हमारे पास हिंस प्रूव, मतलब प्रूव्ड, या फिर दिखा दिया कि हाँ भाई यही वैल्यू होगी डायरेक्ट करंट की। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना था, ऑल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो हमें याद होगा अगर क्वेश्चन में, तो a1 और b1 हमें पता चल चुका है, और हमें एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब मैंने बताया था a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। तो बस सिंपल है। अब क्या करना है हमें कि जो a1 आया है उसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस b1 का स्क्वायर कर दो, और उसका रूट निकाल के वैल्यू फाइंड आउट करोगे 1.072 मिलेगा। तो वो वैल्यू हम बोल सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि प्रैक्टिकल हार्मोनिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, और समझ में अभी आ गया होगा, लेकिन अभी चीज़ें याद करना थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, बिल्कुल नया है ना। 2 क्वेश्चन और कर लो, मैं गारंटी देता हूँ अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़ की इस तरह के क्वेश्चन में हमें कैसे करना है। ओके, आई होप कि आप लोगों को सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे, और इसमें कुछ इतना भयंकर सा नहीं था, ध्यान में मतलब स्टेप्स याद रहेंगे तो बहुत ईजिली कर लोगे इसके क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।